हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ऑप्शन फॉर यूपीएससी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इमेज ग्रोथ। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी के साथ आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है। अनाउंसमेंट ये है कि इसी चैनल के ऊपर एक शॉर्ट सेक्शन भी है। उसका पर्पस है कि आप लोगों को हेल्प करेगी टू रिवाइज क्विकली। एक एक मिनट के टॉपिक्स है, तो साथ में आप लोग वो भी देख सकते हैं। अब हम टॉपिक की बात करें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन द फर्दर लेक्चर। जो आज का लेक्चर होगा हमारा, वहां पे हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने कहाँ कहाँ पूछे, एक 2016 के अंदर पूछा है, और अदर देन दैट क्वेश्चन हमारे पास एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है ऑन द टॉपिक इमेजराइजिंग ग्रोथ। चाहे आप इमेजराइजिंग ग्रोथ के टॉपिक के साथ बात करिए, चाहे आप जो हमारा ग्रोथ एंड ट्रेड का टॉपिक है उसके साथ बात करिए, दोनों के साथ हमारे ये क्वेश्चंस लिंक करेंगे। तो 2016 का जो टॉपिक जो क्वेश्चन है, दैट इज द आर्ग्यूमेंट दैट एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ may turn the terms of trade unfavorable to the country and hence may not be beneficial is applicable in the case of a large country and not a small country, explain। एक तो ये क्वेश्चन है, और साथ में जो दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज इमेजराइजिंग ग्रोथ, हाउ can it be prevented through trade policy intervention। these are the two questions जो हम लोगों को अटेम्प्ट करने हैं आज की क्लास में। तो आप लोग प्लीज अपने अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लीजिए, और जो हम पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो प्लीज आप लोग भी उस चीजों को नोट करिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इमेजराइजिंग ग्रोथ होता क्या है। ये चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी कवर करवा दी है, आज एक ब्रीफ समरी के तौर पे है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। Immediate growth is a concept in economics that refers to a situation where a country's economic growth leads to a decrease in its overall welfare or well-being despite an increase in its aggregate income or output। मैंने आपको पहले भी बताया है कि होता क्या है। नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल सिनेरियो क्या होता है, जहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मतलब, मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हमारा आउटपुट, जब भी हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही है, उस चीज को हम क्या कह रहे हैं, हम उस चीज को कंसीडर कर रहे हैं एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम बोलते हैं जब भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर होता है। एक ये जनरल कॉन्सेप्शन है चीज की। बट एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जगदीश भगवती, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि इस तरीके का सिनारियो हमें हमेशा देखने को नहीं मिलता। सम टाइम क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से होता क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो फॉल कर जाता है। अगर इस तरीके की सिचुएशन हो, तो जगदीश भगवती ने क्या कहा कि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की होने की वजह से, इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से होता क्या है, आपके इकोनॉमिक वेलफेयर में फॉल हमें दिखाई देगा, हम उस चीज को क्या कहेंगे, दैट कंडीशन इज नोन एज द कंडीशन ऑफ इमिसराइजिंग ग्रोथ। तो आई होप आप लोगों को इमिसराइजिंग ग्रोथ पता चल गया हो। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 2016 में जो यूपीएससी ने पूछा है, द आर्ग्यूमेंट दैट एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे जो कीवर्ड्स है पहले मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ, तो आप लोग भी कीवर्ड्स पे अपना फोकस रखिए। दैट एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ में टर्न्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल टू द कंट्री एंड हेंस में नॉट बी बेनिफिशियल is applicable in the case of a large country and not a small country, explain। देखिए यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो किन चीजों पे फोकस कर रहा है, एक तो एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ। जब हम लोगों ने इमिसराइजिंग ग्रोथ पढ़ा था, वहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, या तो एक्सपोर्टेबल बढ़ सकते हैं या इंपोर्टेबल बढ़ सकते हैं। अगर एक्सपोर्टेबल बढ़ेगा तो आप लोगों को ध्यान होगा, एक्सपोर्टेबल बढ़ने से होता क्या था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होता था, इंक्रीज करता था। याद है प्रोट्रेड कंडीशन। तो यहाँ पे वो उसी प्रोट्रेड कंडीशन की बात कर रहा है। तो इमिसराइजिंग ग्रोथ को हमने पढ़ने से पहले जो मैंने उसी टॉपिक को कवर करते हुए आपको ग्रोथ एंड ट्रेड का टॉपिक समझाया है, तो वहां से आप लोग इस चीज को कनेक्ट करिए। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि एक्सपोर्ट बढ़े थे, आपके एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज किया था, प्रो ट्रेड कंडीशन थी। अभी आप लोग इतना याद रखिए। तो उन्होंने क्या कहा कि जब आपके एक्सपोर्टेबल बढ़ते हैं, दैट इज द एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ। ठीक है, जब आपके एक्सपोर्ट कंसिडरेबली ज्यादा है, रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, ये उस चीज की बात की जा रही है यहाँ पे।
मे टर्न्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल। अब देखिए, अब आप लोग दूसरा टॉपिक याद करिए, इमिसराइजिंग ग्रोथ। जब हमने इमिसराइजिंग ग्रोथ पढ़ा था, वहां पे हमने किसकी बात की थी? हमने वहां पे टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात की थी। पहली चीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट, और दूसरी चीज हम लोगों ने किसकी बात की थी? हमने बात की थी वेल्थ इफेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज आप लोगों को क्या करनी है, दूसरी चीज आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए? टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट। क्लियर? और तीसरा उन्होंने बात किसकी की? जो तीसरा कीवर्ड है दैट इज अ लार्ज कंट्री। उन्होंने कहा कि जो ये चीज है ये एप्लीकेबल है इन द केस ऑफ अ लार्ज कंट्री एंड नॉट अ स्मॉल कंट्री। अब देखिए, जब हमने लार्ज कंट्री एंड स्मॉल कंट्री केस पढ़ा था, हमने क्या बात की थी? जब मुझे बताइए, जब मैंने स्मॉल कंट्री आप लोगों को बोला, तो स्मॉल कंट्री पढ़ाते हुए मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कौन सी कंट्री स्मॉल कंट्री होगी? स्मॉल कंट्री वो कंट्री होती है जो क्या करेगी? जो ग्लोबल लेवल पे प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकती, दैट कैन नॉट इफेक्ट द ग्लोबल प्राइस लेवल। तो अगर हमने कहा ग्लोबल प्राइस लेवल ही चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होगा? बिकॉज टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड की क्लास भी आप लोग एक बार देख लेना। तो टर्म्स प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट, हमने क्या कहा कि चेंज ही नहीं हो रहे, टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज ही नहीं हो रहा, इट मींस टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट जो है वो इन द केस ऑफ स्मॉल कंट्री क्या है? वो ओरिजिनेट होता ही नहीं है। तो जब स्मॉल कंट्री के केस में वो ओरिजिनेट होता ही नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइए क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट की बात हम स्मॉल कंट्री के केस में करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब भी हम लार्ज कंट्री की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम हमेशा बात करते हैं कि लार्ज कंट्री के टाइम क्या होता है? लार्ज कंट्री कौन सी कंट्री है? दैट कैन ऑल्टर ग्लोबल प्राइस लेवल, जो इफेक्ट डाल सकती है ग्लोबल प्राइस लेवल के ऊपर। इट मींस, जब मैंने बोला ग्लोबल प्राइस लेवल, इट मींस मैं प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट की बात कर रही हूँ। जब भी मैं प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट की बात कर रही हूँ, या क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, why I am writing price of export, price of import and quantity of export, quantity of import, आप लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट की टर्म्स ऑफ ट्रेड वाली क्लास याद रखिए। तो हमने क्या किया? हमने नेट नेट कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, वहां पे हमने क्या किया? एक जगह हमने प्राइसेस की टर्म्स में बात की है, एक जगह हमने क्वांटिटी की टर्म्स में बात की है। तो वो क्लास भी प्लीज रेफर करिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने बोला कि जब हम लार्ज कंट्री की बात करें, हम इन चीजों की बात करते हैं। लार्ज कंट्री के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकती है? वो ग्लोबल प्राइस लेवल को ऑल्टर कर सकती है। क्लियर? तो इसका मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो ऑल्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्मॉल कंट्री पे जब टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट ओरिजिनेट करता ही नहीं है, लेकिन लार्ज कंट्री पे जब ओरिजिनेट करता है, तो यहीं से आप लोग एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि व्हाई एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द लार्ज कंट्री, व्हाई दिस थिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ लार्ज कंट्री, व्हाई नॉट इन स्मॉल कंट्री। यहाँ से आप लोग इस चीज को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्लीज रीड इट। The argument that export biased growth may turn the terms of trade unfavorable to the country and hence may not be beneficial is applicable in the case of a large country and not a small country. तो आप लोगों को इससे क्या समझ आया कि हम बात किसकी कर रहे हैं? एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ, मतलब एक्सपोर्टेबल का जो एक्सपोर्टेबल है वहां पे हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है रादर देन इंपोर्टेबल। अगर इंपोर्टेबल में हो भी रही है तो सिनेरियो किस तरीके का है कि एक्सपोर्टेबल ग्रोथ इज हायर देन दैट ऑफ इंपोर्टेबल। पहली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। दूसरा, टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात की जा रही है। तीसरी किसकी बात की जा रही है कि वो लार्ज कंट्री पे एप्लीकेबल है एंड नॉट अ स्मॉल कंट्री। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को क्वेश्चन, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे एग्जामिनर ने डायरेक्टली तो आपसे इमिसराइजिंग ग्रोथ नहीं पूछा है, बट आप लोग अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेट करेगा? इमिसराइजिंग ग्रोथ प्लस हमें क्या करना है? हमें ग्रोथ एंड ट्रेड को भी लिंक करना है। और ग्रोथ एंड ट्रेड और इमिसराइजिंग ग्रोथ की क्लास मैंने आप लोगों को इकट्ठे ही पढ़ाई है, तो प्लीज उस चीज को भी देखिए। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो ग्रोथ एंड ट्रेड, तो अब आप लोग एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है। यहां तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर फिर भी आप लोग नहीं लिंक कर पा रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप लोग मेंशन करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को वही जो हमने लास्ट क्लास में पॉइंट्स पढ़े थे वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो
पॉइंट्स इस क्वेश्चन के साथ पर्टेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने किसकी बात की? उन्होंने बात की एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा आउटपुट बढ़ रहा है वो कौन सा है? दैट आउटपुट इज व्हाट? एक्सपोर्टेबल। जब हमने बात की कि हमारा आउटपुट इज एक्सपोर्टेबल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्शन के साथ हम लिंक कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक पे, जहां पे आपने कल के नोट्स बनाए हैं, वहां पे जो मैंने प्रोडक्शन की बात की थी, वहां पे हमने क्या लिखा था कि प्रोडक्शन इज पोर्ट्रेड if the output, if the nation's exportable commodity increases proportionately more than the nation's importable commodity. मतलब हमने क्या बोला कि हमारी कंट्री में किस तरीके की ग्रोथ हो रही है, जहां पे क्या हो रहा है, हमारा एक्सपोर्टेबल, उसकी जो कमोडिटी है, उसका जो आउटपुट है, उसका जो प्रोडक्शन है, वो कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू इम्पोर्टेबल। ये मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी है, ये मैंने वही लिखा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया, और मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है वहां पे। तो प्लीज इस चीज को आप लोग वहां से देखिए। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड वाली क्लास का भी दे दूंगी, तो प्लीज उन दोनों क्लासेस को वॉच करिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में एक पार्ट था, दैट इज द एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ, उसका मैंने आप लोगों को एक छोटा सा राइट अप दे दिया। दूसरा उन्होंने किसकी बात की? उन्होंने बात की लार्ज कंट्री एंड स्मॉल कंट्री, और साथ में लार्ज कंट्री और स्मॉल कंट्री के साथ साथ उन्होंने किसकी बात की? उन्होंने की टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट की बात। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो चीज जो है, जो ओवरऑल एक्सपोर्ट बाय ग्रोथ है, उसकी वजह से क्या होगा, लार्ज कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लार्ज कंट्री से आप लोगों को क्या याद रखना है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट भी हमें पता होना चाहिए, हमें वेल्थ इफेक्ट भी पता होना चाहिए। तो दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट क्या होता है, वेल्थ इफेक्ट क्या होता है। इसके लिए भी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पॉइंट्स लिखे थे, उन्हीं को मैं लिखूंगी वापस से, तो प्लीज नोट डाउन। सबसे पहले आई एम डिफाइनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है। इफ, जो मैंने लास्ट क्लास में लिखा था वही मैं लिख रही हूं यहाँ पे। इफ ग्रोथ रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स और टाइप expands the nation's volume of trade at constant prices, then nations terms of trade tend to deteriorate। ये चीज तो हमने लास्ट लेक्चर पे लिखी थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड लिखवाते समय क्या लिखा है, ध्यान दो, रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स। तो वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे थे कंजप्शन एज वेल एज प्रोडक्शन की, हम इन्हीं दो चीजों पे बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो क्वेश्चन में एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट नॉट कंजप्शन, वहां पे किस पे फोकस किया जा रहा है? यहाँ पे फोकस किया जा रहा है प्रोडक्शन पे। और ध्यान दीजिए कौन सी प्रोडक्शन, डायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है एक्सपोर्ट बायस्ड, और मैंने आपको वहां पे पहले ही लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको पहले ही लिखवाया कि हमारी एक्सपोर्टेबल की ग्रोथ हो रही है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक्सपोर्टेबल की ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्टेबल से क्या हो रहा है, इट इज अ प्रो ट्रेड। प्रो ट्रेड मीन्स, प्रो ट्रेड का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज कर रहा है, यही मतलब है। तो इसी चीज को हम फिट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इफ ग्रोथ रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स और टाइप एक्सपैंड्स द नेशन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इसका मतलब यहाँ पे भी किसकी बात कर रही है, हियर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग कि हमारी जो ग्रोथ है, जो वो क्या है, दैट इज अ प्रो ट्रेड।
at constant prices the nation's terms of trade tends to deteriorate। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा एक्सपोर्टेबल है तो भी प्रो ट्रेड होगा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस चीज को इरेज कर दूं, इसकी जगह अगर मैं लिखूं रिगार्डलेस ऑफ इट सोर्स और टाइप की जगह क्या लिखूं कि हमारी ग्रोथ कैसी है, इट इज अ एक्सपोर्टेबल ग्रोथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं फिट कर दूं एक्सपोर्टेबल को तो कोई इशू है। यहाँ पे हमने किसकी बात की, हमने बात की प्रोडक्शन की, क्लियर। हमने कंजप्शन को अगर इरेज करें तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्शन एक्सपोर्टेबल ग्रोथ बोल दूं तब भी तो आगे वाली स्टेटमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर हमारी ग्रोथ इस तरीके की है कि एक्सपोर्टेबल का आउटपुट क्या है प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द इंपोर्टेबल आउटपुट, तो हम क्या कहेंगे द नेशंस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एट कांस्टेंट प्राइसेस देन नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड टेंड टू डिटेरियोरेट, क्लियर। तो इस चीज को अब आप एक रिफाइंड वे में कैसे लिख सकते हो, विद द ग्रोथ इन नेशंस एक्सपोर्टेबल आउटपुट nations terms of trade for that output tends to deteriorate। हमने बेसिकली लिखा क्या कि जब भी हमारी ग्रोथ इस तरीके की हो रही है कि दैट इज एन एक्सपोर्ट बाइज्ड ग्रोथ, तो यहां से क्या हुआ कि हमारा नेशंस का टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, फॉर दैट आउटपुट टेंड्स टू डिटेरियोरेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट है दैट इज नेगेटिव, क्लियर यहां तक। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों के साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट भी डिस्कस कर लिया, अलोंग विद दैट हमें क्या चाहिए, हमें वेल्थ इफेक्ट पे बात करनी है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वेल्थ इफेक्ट को लिखेंगे। वेल्थ इफेक्ट की डेफिनेशन आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे, वेल्थ इफेक्ट क्या होता है आप लोग मुझे बताइए। वेल्थ इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट पर पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो इसको भी लिखिए, इट रेफर्स टू द change in output per person as a result of growth। देखिए आप लोगों को टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट भी पता चल गया, आपको वेल्थ इफेक्ट भी पता चल गया, आपको साथ में क्या पता चल गया कि स्मॉल कंट्री के बात की जब भी हम बात करते हैं हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात नहीं करते हैं, बिकॉज टर्म्स ऑफ ट्रेड स्मॉल कंट्री जो है वो ऑल्टर नहीं कर सकती, क्लियर। तो अब हमारा क्या बचा, क्वेश्चन पे वापस आइए, प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन। The argument that export biased growth may turn the terms of trade unfavorable to the country and hence may not be beneficial is applicable in the case of a large country and not a small country। For the time being हम small country को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, is applicable in the case of a large country। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा किस तरीके का जा रहा है, यहाँ पे जो कीवर्ड है that is may, ठीक है, कि कर भी सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है अनफेवरेबल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अब आपको क्या देखना है कि वेल्थ इफेक्ट का इंपैक्ट क्या आ रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट का इंपैक्ट क्या आ रहा है। तो अपनी नोटबुक्स में आप लोग फिर से क्या करिए, जहां पे हमने 4 पॉइंट्स लिखे थे टर्म्स ऑफ ट्रेड और वेल्थ इफेक्ट के, अपनी अपनी नोटबुक्स में वो वापस निकालिए। आई होप आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के ऊपर वो 4 पॉइंट्स निकाल दिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट बाय इटसेल्फ टेंड्स टू इंक्रीज द नेशंस वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा कि अगर वेलफेयर इफेक्ट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेशन का वेलफेयर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और आप लोगों को मैं बता दूं, काफी लोगों को लगता है कि वेलफेयर इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इट इज नॉट द केस कि हमेशा वेलफेयर इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। समटाइम इट इज नेगेटिव, समटाइम इट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि अगर आपका वेल्थ इफेक्ट जो है दैट इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि आपका नेशन का वेलफेयर क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, नेशन वेलफेयर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आपका वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव है इट मींस इट डिक्लाइन, इट टेंड्स टू डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज, या तो ये फॉल भी कर सकता है और न्यूट्रल। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ वेल्थ इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट के अंदर हम वेलफेयर इफेक्ट के साथ साथ किसको ला रहे हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड को।
तो हमने क्या बोला, हमने बोला अगर आपका वेल्थ इफेक्ट क्या है, वेल्थ इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब दोनों क्या है, दोनों बेटर है फॉर द इकोनॉमी। अगर दोनों बेटर है आपकी इकोनॉमी के लिए, तब क्या होगा, तब नेशन वेलफेयर विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो आपका नेशन वेलफेयर क्या हो रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज। हमने फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेटली नहीं कहा था, हमने कहा था फर्स्ट पॉइंट में अगर पॉजिटिव वेलफेयर इफेक्ट है तब आपका क्या होगा, इट टेंड टू इंक्रीज द नेशंस वेलफेयर बट इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ द ट्रेड इफेक्ट। लेकिन सेकेंड पॉइंट में हमने क्या कहा, अगर आपके वेल्थ इफेक्ट के साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट भी इस तरीके का है कि दोनों क्या करें, दोनों आपके दोनों इंप्रूव कर रहे हैं, देन नेशन वेलफेयर विल डेफिनेटली इंप्रूव। थर्ड क्या है, अगर दोनों अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल का क्या मतलब है, अगर आपका वेल्थ इफेक्ट इज नेगेटिव एज वेल एज टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट क्या है कि आपके लिए, आपके नेशन के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो रहे हैं, डिटेरियोरेट हो रहे हैं, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि नेशन का जो वेलफेयर है विल डेफिनेटली डिक्लाइन। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे आइए, और फोर्थ पॉइंट से ही आपका क्वेश्चन भी रिलेट करेगा फिर से। इफ द वेल्थ इफेक्ट एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब अगर आपका वेल्थ इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और वेल्थ इफेक्ट आपका नेगेटिव है या टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, इंप्रूव कर रहा है, देन द नेशन वेलफेयर। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको देखना है जो आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ एग्जामिनर ने, दैट इज may deteriorate, improve or remain unchanged depending upon the relative strength of these two opposing forces। अब आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, इस फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बोल क्या रहा है कि आपका नेशन का वेलफेयर इंप्रूव करेगा या डिटेरियोरेट करेगा, या इट रिमेन न्यूट्रल और रिमेन अनचेंज, इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स कि आपका वेल्थ इफेक्ट और आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है। अगर वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव है बट टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या कर रहे हैं, डिटेरियोरेट कर रहे हैं, या वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव है और टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव कर रहा है, इट डिपेंड्स कि कौन सा जो इफेक्ट है दैट इज डोमिनेटिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें, अगर हमने बोला कि वेल्थ इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट इज नेगेटिव और डिटेरियोरेटिंग, इट मींस यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है। नंबर वन, आपका वेलफेयर इंप्रूव कर सकता है। वेलफेयर इंप्रूव कब करेगा, जब क्या होगा, जब वेल्थ इफेक्ट इज डोमिनेटिंग। तो सबसे बड़ा इफेक्ट कौन सा होगा इस केस में, वेल्थ इफेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि नेशंस वेलफेयर इज डिटेरियोरेटिंग, इट मींस कि क्या होगा, यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट है वो क्या होगा, दैट इज डोमिनेटिंग। तो आपको समझ आ रहा है कि अपोजिंग फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका नेट रिजल्ट क्या आने वाला है। क्लियर। तो अब जो जो मेजर पॉइंट्स आप लोगों को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चाहिए, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ पे एक मॉडल आंसर है आप लोगों के लिए, please read it. The effect of trade on the country's welfare depends upon number one is the terms of trade effect and number two is the wealth effect. फिर हम लोगों ने स्मॉल कंट्री केस दिया एंड देन लार्ज कंट्री केस। प्लीज ऑब्जर्व, स्मॉल कंट्री केस में हम लोगों ने क्या लिखा, अ स्मॉल कंट्री कैन नॉट, ठीक है, यहाँ पे जो ये वर्ड्स है प्लीज उनको उनके ऊपर फोकस रखिए, कैन नॉट इफेक्ट द ग्लोबल प्राइसेस, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड, with export bias growth terms of trade will remain the same, मतलब terms of trade पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, hence only wealth effect will decide। और आप लोगों को मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, चार पॉइंट्स तो आप लोगों को पता है कि वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हमेशा आपको याद रखना है जब हम एक्सपोर्टेबल की बात कर रहे हैं तब हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा वेल्थ इफेक्ट है दैट इज पॉजिटिव।
बिकॉज इट इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन द इकोनॉमी। तो आपको क्या याद रखना है कि वेल्थ इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर? Hence, only wealth effect will decide the well-being of nation, which is positive for export bias growth। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे आप लोगों को शो नहीं हो रहा है, ठीक है? वेलफेयर लिख लीजिए ऑफ नेशन विच इज पॉजिटिव फॉर एक्सपोर्ट बायस ग्रोथ। हमने कहा यहाँ पे हम बोल क्या रहे हैं कि जो आपका वेल्थ इफेक्ट है दैट इज पॉजिटिव, इसकी वजह से क्या होगा एक्सपोर्ट बायस ग्रोथ के केस में स्मॉल कंट्री में जो ओवरऑल इम्पैक्ट आने वाला है दैट इज फेवरेबल। ठीक है? क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड तो यहाँ पे जो है वो काम कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं काम कर रहे? बिकॉज हम बात कर रहे हैं स्मॉल कंट्री की, एंड स्मॉल कंट्री इज वन which cannot affect the global prices। clear? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल कंट्री केस की डायग्राम बनाएंगे। ठीक है? जो आप लोगों ने पीछे वाले टॉपिक पे पढ़ी है, तो उसी डायग्राम को बनाना है। मैं आप लोगों के साथ एक रफ डायग्राम शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा गुड एक्स विच इज अ लेबर इंटेंसिव गुड, एंड गुड वाई दैट इज अ कैपिटल इंटेंसिव गुड। यहाँ पे मैंने लेबर इंटेंसिव क्यों लिखा, क्योंकि जो रिस्पिंस्की थ्योरम वाला पोर्शन है, जब आप लोग उसके साथ लिंक करोगे आपको समझ आ जाएगा व्हाई आई एम राइटिंग लेबर इंटेंसिव। तो आप लोगों ने, जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा व्हाई इट इज लेबर इंटेंसिव, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो। तो हमने बोला था यहाँ पे पहले हम प्रोडक्शन कर रहे थे कहीं पे, और हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा जो कंजप्शन पॉइंट था वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा था। बट विद द इंक्रीज इन लेबर हम लोगों ने क्या किया, हमारा प्रोडक्शन फ्रंटियर शिफ्ट हुआ। हमने फिर क्या किया, हमने कहीं यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। बट जब मैंने बोला कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है दैट रिमेन्स द सेम, इसका मतलब जो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन आएगी वो क्या आएगी, वो पैरेलल आएगी टू एम एन लाइन। कोई नाम दे दिया मैंने, एम एन लाइन। मैंने बोला कि जो अब मेरी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन आएगी दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन। बाय पैरेलल बिकॉज टर्म्स ऑफ ट्रेड रिमेन्स द सेम। ठीक है? यहाँ पे आप लोग प्लीज ड्रॉ कर लेना ध्यान से। तो हम लोगों ने बोला कि जब टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम है, और अब आपकी कंजप्शन कहाँ पे आएगी, इस लाइन पे। अगर आप ध्यान से देखिए हमने क्या बोला, ये डायग्राम आपको क्या बता रही है, टर्म्स ऑफ ट्रेड रिमेन सेम बिकॉज दोनों, मैंने क्या किया, दोनों पैरेलल ले ली। क्लियर? दूसरा हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर आप ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या लगेगा, पहले हम IC1 पे कंज्यूम कर रहे थे, नाउ वी आर कंज्यूमिंग एट IC2। जैसे ही हमने कंजप्शन को शिफ्ट किया, जैसे ही हमारी इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड मूव किए, तो आप लोग मुझे बताइए जब इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड मूव होती थी तो क्या होता था, तो वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर इंप्रूव होता था या नहीं होता था, तो वेलफेयर इंप्रूव होता था। दैट्स वाई हमने कहा कि वेलफेयर इकोनॉमी में इंप्रूव हुआ। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो दिस इज अ स्मॉल कंट्री केस। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि देखिए हम लोग क्या करते थे, अपने जब ग्रेजुएशन या मास्टर्स के एग्जाम्स राइट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायग्राम को एक्सप्लेन करते करते ही इतने पेजेस भर देते हैं। बट जब आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम्स देते हो तो प्लीज इस तरीके से अटेम्प्टेशन मत करना, क्योंकि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा हमने बहुत शॉर्ट पे चीजें लिखी है। ठीक है? हम, इट इज नॉट लाइक योर यूजी एग्जाम और पीजी एग्जाम्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्रिस्प चीजें लिख रहे हैं, जो पूछ रहा है उसी को 4-5 लाइनों में कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? अब लार्ज कंट्री केस की बात करें, हमने क्या लिखा, इन केस ऑफ लार्ज कंट्री बोथ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड वेल्थ इफेक्ट ऑपरेट्स। फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड को एक लाइन पे एक्सप्लेन कर दिया। जब देखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, हम यहाँ पे जब आपने पुरानी डेफिनेशन लिखी वहां पे हमने थोड़ी 2-4 लाइंस लिखी, लेकिन यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया। हमें उन्होंने किसकी बात की, उन्होंने कहा कि आपका जो ग्रोथ है दैट इज अ एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ। इसका मतलब हमने डायरेक्ट हम आ गए अपनी चीज पे। उन्होंने लिखा विद द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट लेड कमोडिटी ऑफ अ नेशन टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर दैट नेशन डिक्लाइंस। क्लियर? फिर वेल्थ इफेक्ट के लिए भी इसी तरीके से लिखा गया, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन आउटपुट पर पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। और वेल्थ इफेक्ट भी आपको याद रखना है, इट इज पॉजिटिव फॉर एक्सपोर्टेबल। ठीक है? लिख देना आगे विच इज पॉजिटिव फॉर एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ। तो फिर आगे क्या लिखेंगे, द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ ऑन द कंट्रीज वेलफेयर डिपेंड्स ऑन द नेट इफेक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, मैंने क्या लिखा, इफ wealth effect dominates the terms of trade effect then export bias growth is favorable to the nation। अब काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि why I am writing favorable, हमें तो सिर्फ unfavorable वाला पार्ट लिखना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, वो मे बोल रहा है कि मे अनफेवरेबल। ठीक है? इसका मतलब क्या है, फेवरेबल हो भी सकता है और फेवरेबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है?
तो बिकॉज उन्होंने क्या लिखा, मे वाला लिखा, तो मेरे को क्या करना, मुझे फेवरेबल में भी थोड़ा सा लिखना है और अनफेवरेबल पे भी लिखना है। और फेवरेबल के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने सिर्फ एक ही लाइन पे लिखी, इफ वेल्थ इफेक्ट डोमिनेट्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट देन एक्सपोर्ट बायस ग्रोथ इज फेवरेबल टू द नेशन। फिर लास्टली मैंने क्या लिखा, इफ टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट डोमिनेट्स द वेल्थ इफेक्ट देन द ग्रोथ इज अनफेवरेबल टू द नेशन। क्लियर। अब यहाँ पे भी हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, वही वही डायग्राम बना रही हूं जो मैंने क्या किया था, लार्ज कंट्री केस पे बनाई है। यहां तक तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने बोला पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे कहीं प्रोडक्शन कर रहे थे इस पॉइंट पे, ठीक है, और एट दैट टाइम हम ये पोर्शन यहाँ पे कहीं कंजप्शन कर रहे थे। बट अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा लेबर इंक्रीज हुआ, अकॉर्डिंग टू डिस्पेंस की थ्योरम हमारी प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज करेगी एंड वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन फॉल करेगी। नाउ हमने बोला हम कहीं यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने बोला यहाँ पे आप कंज्यूम कर रहे हो, और साथ में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, हमने क्या बोला, हमने बोला टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट बेस्ड बायस ग्रोथ पे हमने क्या बोला कि वो क्या हो रहे हैं, वो डिटेरियोरेट हो रहे हैं। और टर्म्स ऑफ ट्रेड वाला अगर आपको लेक्चर याद होगा, जब हम बोलते हैं कि डिटेरियोरेट हो रहे हैं, तो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड की जो कर्व होगी वो क्या होगी, नाउ इट बिकम्स रिलेटिवली फ्लैटर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन से थोड़ी फ्लैटर कर्व ड्रॉ करनी है, मतलब मेरी लाइन कुछ इस तरीके की जाएगी। क्लियर। मेरे पास स्केल नहीं है तो प्लीज आप लोग वैसे बनाना। तो हमने बोला नाउ हम कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कहीं कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ आए, हम लोग बैकवर्ड आए, पहले हम यहाँ थे, इसके डाउनवर्ड में है ना कहीं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला नाउ बिकॉज टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट डोमिनेट्स द वेल्थ इफेक्ट देन द ग्रोथ इज अनफेवरेबल टू द नेशन। क्लियर हुआ यहां तक। और अगर वो बोलता आपसे कि क्या हो रहा है, आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, तब आप लोग याद रखना कि आपकी लाइन कैसी बनती है, आपकी लाइन कुछ इस तरीके से बनती है। बिकॉज जब हम बोलेंगे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहे हैं, वो लाइन कैसी हो जाएगी, दैट लाइन बिकम्स रिलेटिवली स्टीपर। क्लियर। और आप एंड करेंगे इसका 2 लाइनें लिख के, ये वही लाइंस हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछी हुई है। Thus export bias growth may turn the terms of trade unfavorable to the country and hence may not be beneficial is applicable in the case of a large country and not a small country। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन डिटेल में समझ आया, कोई भी इशू नहीं होगा आपको। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। अब 2015 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी टॉपिक के पर्टेनिंग, व्हाट इज इमिसराइजिंग ग्रोथ, ठीक है, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड थ्रू ट्रेड पॉलिसी इंटरवेंशन। अब आप लोग मुझे बताइए, फर्स्ट पार्ट दैट इज द व्हाट इज इमिसराइजिंग ग्रोथ, आप लोग ये लिख सकते हैं कि क्या होती है इमिसराइजिंग ग्रोथ। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इमिसराइजिंग ग्रोथ देना है और साथ साथ सिर्फ डेफिनेशन लिखकर मत छोड़ना, यहाँ पे आप लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट भी दीजिए, वेल्थ इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करिए, और फिर लिखिए कि आप लोगों का क्या है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट जब डोमिनेट करेगा वेल्थ इफेक्ट को, तो आप लोग क्या कहेंगे, द सिचुएशन विल टर्न्स इनटू इमिसराइजिंग ग्रोथ, और उस समय क्या करेंगे, फिर एक डायग्राम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपका आंसर किस तरीके से होना चाहिए, डिफाइन इमिसराइजिंग ग्रोथ, देन आप लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट बताएंगे कि क्या होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट, देन आप लोग वेल्थ इफेक्ट की तरफ मूव करेंगे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोग कहेंगे कि नेट इफेक्ट ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड इफेक्ट और वेल्थ इफेक्ट का आप लोग बताकर इस तरीके से मिक्सराइजिंग ग्रोथ को डिफाइन करेंगे। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कौन सी, जो अभी हमने लास्ट वाले टॉपिक के अंदर जो हमने लार्ज कंट्री केस पे बनाई, सेम डायग्राम बनेगी। तो देखिए अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उससे हमारा इतना सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने आप लोगों को पूछा कि किस तरीके से हम इमिसराइजिंग ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमारा क्या हो, इमिसराइजिंग ग्रोथ प्रिवेंट हो।
देखिए जो हम लोगों ने 2016 वाला क्वेश्चन किया, तो अगर वहां पे आप एनालाइज करिए, आपको क्या समझ आया कि जब भी हमारी एक्सपोर्ट बायस्ड ग्रोथ होती है, मतलब हमारी ग्रोथ इस तरीके की है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कंट्री के अंदर एक्सपोर्टेबल बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्टेबल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्रोथ हो रही है, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड आ रहे हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या आ रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, हमारे लिए डिटेरियोरेट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, आप लोग मुझे बताइए, एनी सजेशन? हमें क्या करना चाहिए, हमें जो ये मास एक्सपोर्टेबल ग्रोथ है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इतनी बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं कि उसकी वजह से हमें बेटर प्राइसेस नहीं मिलते फॉर आर एक्सपोर्ट्स। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस बल्क प्रोडक्शन को कम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट करे, गवर्नमेंट को लगे कि इस तरीके से इतने मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है कि इट टर्न्स आउट टू बी अनफेवरेबल फॉर आवर कंट्री, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट कमोडिटीज के ऊपर टैरिफ इंपोज करना स्टार्ट हो जाए, करना चाहिए, ताकि अगर इंडिया से बाहर कोई कमोडिटी जा रही है, इंडिया टू फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश कोई कमोडिटी जा रही है, तो जब इंडिया से बांग्लादेश कमोडिटी जा रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आपको कंट्री से बाहर निकलना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टैक्स देना पड़ेगा टू द इंडियन गवर्नमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट टैक्स इज नोन एज एक्सपोर्ट टैरिफ। तो इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है उसको लगेगा कि गवर्नमेंट मेरे ऊपर क्या कर रही है, टैक्स लगा रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इतने बल्क लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। पहली बात क्लियर। तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में हम क्या कहते हैं, इम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट टैरिफ। सेकेंड चीज हमने क्या कही, देखिए एक्सपोर्टेबल बहुत बल्क में हो रहे हैं, बट हम लोग तो ये भी चाहते हैं ना कि हम लोग एक्सपोर्ट करें, हम ये तो नहीं चाहते कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हो, बिकॉज अगर एक्सपोर्ट्स होंगे, अगर आपकी कंट्री से गुड्स बाहर जा रहे हैं, सर्विसेज बाहर जा रही है, रिजल्ट क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप उस पर अर्न कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज। जब आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट क्या करे, एक्सपोर्ट टैरिफ लगा दे और आपको फॉरेन जो रिजर्व है आपको आए ना, तो आपके लिए क्या होगा, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। तो हमें क्या करना है, हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट करना है। हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो एक जगह रिस्ट्रिक्ट ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम नहीं चाहते कि इंडिया से सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही बाहर जाए, हम चाहते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इतना अच्छा हो, स्टील प्रोडक्शन हो, और भी जो सेक्टर्स है वहां पे इतना बेटर प्रोडक्शन हो कि हमारे यहाँ से भी गुड्स बाहर जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट्स की क्या हो, डाइवर्सिफिकेशन हो। वाई डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मास प्रोडक्शन हमारी एक ही कमोडिटी की हो। ठीक है, फिर थर्ड हम क्या कहेंगे, हमने हमने बोला कि एक्सपोर्ट बायस ग्रोथ क्या करती है, हमारे लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटेरियोरेट करती है, बट अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारी प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, इंपोर्ट बायस्ड होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी कंट्री के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या करेंगे, उनको प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट में आप लोग कहेंगे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सपोर्ट टैरिफ लगा सकती है गवर्नमेंट, उसके अलावा क्या कर सकती है, गवर्नमेंट अपने यहाँ पे जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, उसके अलावा क्या किया जा सकता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स को इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, इंडिया क्या किसी भी कंट्री की बात की जा सकती है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो आप लोग अपने क्वेश्चन पे लिख सकते हैं। अदर देन दीज, अगर आपको कोई भी पॉइंट मिलता है कहीं से या आप लोग लिखते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे भी रेफर करिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी अपने लिखे हुए क्वेश्चंस को प्लीज शेयर करिए। Policy measures to avoid emisrising growth: number 1, increasing export tariff to reduce mass export; number 2, diversifying export basket; and number 3 is the promoting import substitution in the long run. तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने आज की क्लास के अंदर 15 और 16 के 2 क्वेश्चंस देखे। अब आप लोगों को क्या करना है, ये तो मॉडल आंसर्स थे, अब आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखिए जैसे आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। और आप लोगों को एक और चीज दिखाऊंगी मैं, देखिए आप काफी लोगों को ये भी लग रहा होगा जो हम लोगों ने क्वेश्चंस लिखे हैं वो बहुत शॉर्ट है, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया जो फर्स्ट वाला किया था, द आर्ग्यूमेंट दैट एक्सपोर्ट बायस ग्रोथ में टर्न द टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल टू द कंट्री एंड हेंस मे नॉट बी बेनिफिशियल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ लार्ज कंट्री एंड नॉट अ स्मॉल कंट्री। देखिए ये क्वेश्चन जो यूपीएससी वाली शीट्स होती है ना, मैंने उसमें लिखा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्वेश्चन जैसे आपको वहां पे शीट्स मिलेगी उसी हिसाब से ये क्वेश्चन लिखा गया है।
ये मत सोचिए ये बहुत छोटा है, ये आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर लग रहा है, बट जब आप लोग लिखेंगे उन शीट्स पे तो आपके लिए दिस क्वेश्चन इज इनफ। तो देखिए मैंने ये यहाँ लास्ट से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तो एक ही लाइन लिखी है, तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए एक शीट ये है, एक शीट हमारी ये है, और ये जो लास्ट शीट है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपको कभी 4 शीट्स पे लिखने के लिए अगर यूपीएससी बोलती है कि आपको क्या करना है, आपको बड़े लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आपको 4 पेजेस मिलते हैं, कि अगर आपको क्वेश्चन इस हिसाब से आए कि आपको उस पे अटेम्प्ट करना है, तो देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों के पास इतना मटेरियल है, आपको उसके अलावा क्या करना है। आप इसी क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, 2 लाइन या 3 लाइन के ऊपर क्या कर सकते हो, डायग्राम को इन शॉर्ट समझा सकते हो, तो 4-4 लाइनें आपको दोनों डायग्राम से भी पढ़ सकती हैं। तो उस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करना। तो मैं आपको वापस से बोल रही हूँ कि ये पीजी और यूजी के एग्जाम्स नहीं है जहाँ पे हमें शीट्स बननी है। हमें क्या, हमें कंटेंट को प्रेजेंट करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में, लेकिन हमारे पास शीट्स लिमिटेड होती है, टाइम लिमिटेड होता है। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखिए, शीट्स पे भी ध्यान रखिए। और आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर आपको वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।